हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 7 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले द डायमेंशन फैक्ट्री आपको पता है, टॉपिक मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। हमारे डेडिकेटेड ग्रुप 2026 का जो है उसमें कल बता दिया था, न्यूमिस्मैटिक आर्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा। उसी पे हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इक्वली ये इनिशिएटिव है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग कोड सेगमेंट को लेकर मैं बता देता हूँ कि आज मैं कोड सेगमेंट को लेकर अनाउंसमेंट करूँगा ऑन आवर ग्रुप, जो डेडिकेटेड ग्रुप है, आपको पता ही है। एंड क्या प्रोसीजर होगा, क्या आपको एक्टिविटीज़ करने होंगे उसमें, उस सारी चीज़ों को आज मैं क्लियर करूँगा। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द कोड सेगमेंट, आई मीन री स्टार्ट द कोड सेगमेंट, जिसमें अब हम ना डायमेंशन ब्रेक करने पे फोकस करेंगे। मीनिंग हमने देख लिया, हमने कोड सेगमेंट में जो कीवर्ड्स है उसको देख लिया, एंड देन अच्छे एग्जांपल्स भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब जो है ना हमें मूव करना चाहिए टुवर्ड्स ब्रेकिंग द डायमेंशंस, स्पेशली द बॉडी पार्ट। उसमें जो हमें 7 to 8 पेजेस फिल करने होते हैं, और कह लो 6 to 7 पेजेस जो भी हैं, तो उसमें मेजर डायमेंशंस चाहिए, खास करके फिलोसफिकल एसेज में। तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। वेर इज इरेजर? ओके, हाँ शुरू करते हैं। देखो सिंपल है, CSINC ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब पढ़ो तो आप पहले ब्रेनस्टॉर्म करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, प्रॉपर 1 पेज में ब्रेनस्टॉर्म करो, तब आंसर लिखना। कोई जल्दी नहीं है आंसर लिखने की, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, क्या समझ आ रहा है पहले बताइए। कोड डिमांड, ठीक है, या डिमांड्स क्या है इस क्वेश्चन के। सेकंड, स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखते हो, बॉडी को कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग्स में, डायमेंशंस में कैसे ब्रेक करोगे। एंड देन वी हैव अच्छे इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आप डाल सकते हो, क्या सोच सकते हो। एंड देन वी हैव कंक्लूजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, और प्लस वैल्यू एडिशन भी, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मैप वगैरह बना सकते हैं, कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू, अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस सोचना है, ठीक है। अपने एनालिटिकल एबिलिटी को बेटर करना है, थिंकिंग एबिलिटी को, और रिटेंशन भी एक तरह से चेक हो जाएगा, कितना आपने पढ़ा है, क्या आपको याद है, ठीक है। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है कोड डिमांड, जो सी पार्ट है, ठीक है। एग्जामिन क्या मतलब होता है, इस डायरेक्टिव का मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या होता है डायरेक्टिव एग्जामिन का मतलब। मैं बता देता हूँ, आई होप आप लोग लिख लोगे एंड ब्रेनस्टॉर्म करोगे। सिंपल होता है कि आपको ना एनालिटिकली एक्सप्लेन करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा गया ना उसको तो बताना ही है, साथ साथ अगर लिमिटेशंस है ना तो उसको भी इंक्लूड करना है, ध्यान रहे, ठीक है। ये ध्यान रहे, एग्जामिन जब आता है ना तो काइंड ऑफ क्या होता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमें करना पड़ता है, मतलब ऐसा असेसमेंट जो कि एक तरफ तो रिलायबल सोर्स है, ये ऊपर से इट हैज़ सम लिमिटेशंस, तो वो भी हमें शो करना है। तो दोनों एस्पेक्ट को टच करना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी, मतलब कि इस डायरेक्टिव का आपको मतलब समझ आ गया कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमें करना है। 2-3 पॉइंट्स ही जनरेट होंगे, कर देना। मैं बताता हूँ कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है ना, एवरीथिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये नया जो आया है ना चेंजेस इसमें गुड नोट्स में, इसकी वजह से टाइम जा रहा है। ओके, सो लेट अस सी, एग्जामिन द रोल ऑफ न्यूमिस्मैटिक एविडेंस इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल वन एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। सो न्यूमिस्मैटिक जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं समझने में कि पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है और इकोनॉमिक हिस्ट्री है। और इसके साथ साथ बोला है कि प्रोवाइड द स्पेसिफिक एग्जांपल्स, मतलब यही पॉइंट्स जब सब्सटेंशिएट करने होंगे ना तो हमें अच्छे एग्जांपल्स शो करना पड़ेगा। वैसे तो हम करते ही हैं, बट यहाँ पे बोल दिया है स्पेसिफिकली, एंड 10 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी सेम ही है, 10 मार्कर है, और आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का क्या डिमांड है। सो क्वेश्चन को कैसे कोड डिमांड तो 2 मेन है, और एक लिमिटेशंस 2-3 डाल दूंगा, क्योंकि डायरेक्टिव ही ऐसा मांग रहा है ना कि क्रिटिकली जो है हमें असेसमेंट करनी है न्यूमिस्मैटिक आर्ट की। 2-3 पॉइंट्स, बहुत नहीं करना है, 2-3 पॉइंट्स उसमें जो कमी है, ठीक है। सो लेट अस सी, हम करते हैं इसको। पहला है कि ओके, सो अब स्ट्रक्चरिंग पे हम आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी में आपको पता चल गया होगा, ए पार्ट में पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे बता रहा है, बी पार्ट में हमें दिखाना इकोनॉमिक हिस्ट्री, एंड थोड़े से लिमिटेशंस दिखा देना है, देन कंक्लूड कर देना, ठीक है।
ठीक है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, जस्ट सोचो क्या लिख सकते हैं हम। क्या डिफाइन नहीं कर सकते हैं न्यूमिस्मैटिक जो पूरा फेनोमेनन होता है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर दो, बेसिक है। एंड इसको कनेक्ट कर दो इस क्वेश्चन में कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री में को समझने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड हिस्टोरियंस इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं कि एक तो एविडेंसेस समझने के लिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, उसके साथ साथ जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, उसके साथ साथ ये भी है एक तरह से काइंड ऑफ ये सप्लीमेंट करता है न्यूमिस्मैटिक जो हमारे पास एविडेंसेस हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास ओवरऑल एक तरह से इंट्रोडक्शन ऐसे अच्छा लिख सकते हैं, डिफाइन करते हुए कनेक्ट कर देंगे क्वेश्चन के डिमांड से। ठीक है, फिर हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी में हमें क्या करना है, पॉलिटिकल में क्या कर सकते हो, 3-4 पॉइंट सब जस्ट सोचो कि कैसे कॉइन्स करेंसी जो हमारे पास अवेलेबल है हिस्टोरिकल, कैसे हेल्प कर सकता है, क्या क्या पॉलिटिक्स में हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं। ध्यान रहे ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक है, हमें एंशिएंट इंडिया तक ही रखना, उसी में हमारा ये विड्थ रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या समझ सकते हैं, सोचो एक बार, आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, सोचना, इसको ब्रेक करो। रूलर्स एंड डायनेस्टीज के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं क्योंकि वो निकालते हैं ना अपने नाम से। देन टेरिटोरियल एक्सटेंट भी समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ मिला, क्या अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो उससे भी हम समझ सकते हैं। सॉवरेनिटी भी समझ सकते हैं, ठीक है। देन क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता किंग्स ने इस तरीके से निकाला ना, हाँ एग्जांपल साथ साथ देते जाना, ये याद रहे, गुप्ता किंग्स ने इस तरीके से निकाला ना, तो उससे उनकी क्रोनोलॉजी पता चल गई। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट रूलर टू जो भी फर्दर जो आगे थे। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी समझ आता है कि स्टेट ने इसको मिंट किया है या लोकल लेवल पे मिंट किया गया है, मतलब स्टेट ने करवाया है, लोकल लेवल पे मिंट करवाया है, ये भी समझ सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स ऐसे ही जनरेट करना है। सिमिलरली इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सोचो क्या क्या आप समझ सकते हो। सबसे पहले जो वाइड सर्कुलेशन है ना अक्रॉस द ग्लोब अगर मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल रोमन कॉइन्स है ना, तो वो इंडिया में भी मिला है, तो उससे पता चलता है कि हमारी जो ट्रेड है ना वो मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड एंशिएंट टाइम्स में भी थे। एग्जांपल यूज कर लेना, सदर्न जो वो एक पोर्ट है जहाँ पे मिला है। ठीक है, देन वी हैव इकोनॉमिक कंडीशंस भी बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड से हम सिल्वर पे चले गए, सिल्वर से हम कॉपर कॉइन पे चले गए, तो उससे पता चला ना कि जो है इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना खराब होते गए ओवर द टाइम, या अगर इसी को उल्टा कर दो तो अच्छे होते गए। इस तरह से बताता है ना, बेसिक है। देन हम जा सकते हैं कि एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन कहाँ उनकी रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइन्स अगर एक जगह पे मिले हैं तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है वहाँ पे होगा, मतलब पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी हमें बताता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 3-4 पॉइंट्स आप जनरेट कर लो और उसको एग्जाम्पल से जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो कॉइन्स है ना उससे हम कर सकते हैं। देन वी कैन ऐड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक आर्ट का क्या लिमिटेशन है, जस्ट सोचो 2-3। एक तो इसका सप्लीमेंट्री रोल है, ठीक है, ये इसको मतलब कि इंडिपेंडेंट रोल नहीं, एक तरह से सप्लीमेंट करता है। सेकेंडली हम दे सकते हैं, मतलब जेनरिक है, बेसिक है, हर किसी को पता होगा। ठीक है, फिर लिमिटेड है, मतलब कि हर एक राजा ने नहीं निकाला है, कुछ ही राजाओं ने, कुछ ही डायनेस्टीज ने निकाला है, तो फिर उसका नॉलेज का सोर्स भी लिमिटेड हो जाता है कि उस पार्टिकुलर किंग या डायनेस्टीज के बारे में ही पढ़ पाएंगे। देन वी हैव थर्ड थिंग इज कि सोशल एस्पेक्ट को ये नहीं बताता है कि समाज में डिवीजन था नहीं था जैसे अभी है या रहा है हिस्टोरिकली, उसको नहीं बताता है। कॉइन तो सबके लिए है, ठीक है, तो वो बस मिला और किसके हाथ में था किसके हाथ में नहीं था ये नहीं पता है। तो इस तरीके से हम लिमिटेशंस भी दे सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। जब भी आए एग्जामिन तो क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है ना क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली इवेलुएट करना है, और कोशिश करो लिमिटेशंस भी इसमें इंक्लूड कर लेने के लिए। बहुत लोग इसको बोलेंगे नहीं ज़रूरत है, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको करना चाहिए। ठीक है, एंड कंक्लूजन में कुछ मत करो, सिंपल है, सम अप कर दो, एक्नॉलेज करो न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स का, एंड देन उसको कनेक्ट कर दो कि एक अच्छा सोर्स है, मतलब कि एंड सप्लीमेंट्री रोल भी बता सकते हो कि रोल है, तो इसमें खराबी क्या है इसको एक्सेप्ट करने में, काइंड ऑफ ये मदद तो कर रहा है ना, वो इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो ऐसे हम सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हैं। आते हैं हम टॉपर्स की कॉपी पे, तो देखो इन्होंने क्या किया है स्मार्टली कि न्यूमिस्मेटिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको बता दिया,
और एक तरह से इंट्रोडक्शन में इसका इम्पोर्टेंस बताया, एक्टेड एज अ की एविडेंस, इसका इम्पोर्टेंस बताया। एंड देन क्या क्या आता है न्यूमिस्मैटिक में इसको अच्छे से बता दिया, जैसे कॉइनेज, जैसे मैंने डिफाइन किया तो कॉइनेज बता दिया था, करेंसी। तो उन चीज़ों को स्मार्टली इन्होंने मतलब कि छोटे से डायग्राम कह लो उससे ऐड कर दिया, ठीक है। एंड सीधा आगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, एंड एग्जाम्पल्स हर एक में दिया है। देखो कॉइन्स यूज टू डेसिफर लैंग्वेज, देखो ये एस्पेक्ट भी है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, खरोस्टी डेसिफर ड्यूरिंग अशोका टाइम में। फिर पॉलिटिकल माइट ऑफ द किंगडम ये भी बताता है, ठीक है। इन डायनेस्टिक सिंबल्स, फीस सिंबल, अच्छा इसके बारे में भी बता रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो जेनरिक से पॉइंट है, 3 पॉइंट्स ही जनरेट किए उन्होंने। देन इकोनॉमिक हिस्ट्री पे आ गए, इसमें भी 3 पॉइंट जनरेट किए। हाउएवर देखो कॉइन्स प्लेड अ लिमिटेड रोल, दे नीड टू यूज लिटरेचर ऑफ ट्रैवलर्स। देखो इन्होंने या तो आप लिमिटेशंस अलग से बॉडी में ही रखो या कंक्लूजन में ही इंक्लूड कर लो, एक तरफ ये बता रहे हैं। एंड देन इसको इस तरीके से मतलब सॉरी, इन्होंने कंक्लूजन यहाँ लिखा है, मुझे लगा यहीं खत्म है, तो इन्होंने एक तरह से लिमिटेशन को यहीं तक रख दिया है, मतलब लिखा है इन्होंने, क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया है, एंड देन उसके बाद उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉइन आर इवन यूज्ड टिल टुडे, अभी के हिसाब से कनेक्ट किया है, टू कमेमोरेट की जो ओकेजन से। एग्जाम्पल 75 रुपी कॉइन ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे, मतलब वही जो एक हिस्ट्री शुरू हुई, एक लेगेसी शुरू हुई, वो आज भी लागू है, आज भी चल रहा है, कंटिन्यूड है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन शो किया, आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट्स में कर सकते हो, इन्होंने पैराग्राफ यूज किया है, ठीक है। हमारे पास अगर पॉइंट्स होंगे तो और बेटर लगता है कि वो पढ़ने में ईजियर होता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। सो लेट अस कम टू आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, नोबेल प्राइज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। एंड वैल्यू एडिशन भी है और आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, ये तो 3 आर्टिकल्स मैंने ऐड किए हैं। सो हम देखेंगे एक एक करके। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज, बिहार में पता है 2 फेज में इलेक्टोरल जो है बैटल होगा, जिसका अनाउंसमेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने किया। अब ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी और गवर्नेंस एस्पेक्ट से। एंड मुझे एक चीज़ समझाना है कि इलेक्शन प्रोसेस में किसका रोल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन कौन देता है, फिर उसके बाद किसके नाम से जो गजेटेड नोटिफिकेशन आती है, ये सारी चीज़ों पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा है। एंड देन पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन का। एंड एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, मतलब कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिख सकते हैं। देन वी हैव मेडिसिन में नोबेल जो मिला है 3 लोगों को, ठीक है, पूरा प्रोसेस समझेंगे। यू नो कि यूपीएससी ना प्रीलिम्स में ये नहीं पूछता है कि किसने डिस्कवर किया, मतलब किसको नोबेल प्राइज मिला, ये सारी चीज़ें स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, क्या डिस्कवर किया, कोर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स पे फोकस करता है, क्या ऐसा उन्होंने मेडिकल साइंस में मतलब कि कुछ नयापन लाया, कुछ इनोवेशन किया जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है आज के डेली लाइफ में। तो ये चीज़ें इस आर्टिकल से हम समझेंगे, मैं पूरे अच्छे ढंग से बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये इनका जो डिस्कवरी है इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इन्होंने डिस्कवरी की है। देन वी हैव अ सिंपल छोटा सा फोटोग्राफ है, पता है यूपीएससी फोटोग्राफ जो हिंदू में आता है उसको यूज़ करता है प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाने में। तो हम देखेंगे कि एक मेरी टाइम ड्रिल हो रहा है, उसको हम देखेंगे, बेसिक है। देन वी हैव 4th आर्टिकल जो है वांगचुक जो है, जिनको एनएसए के अंदर डिटेन किया गया है, तो उसको लेकर उनकी वाइफ जो है हेबस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट गई थी। एंड एनएस जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उनको डिटेन किया गया, उसमें सेक्शन 8 को समझेंगे और समझेंगे कि क्यों जो है फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया जाता है कि किस बेसिस पे डिटेन किया गया, मतलब उनकी वाइफ को भी नहीं बताया गया, बस जो है वांगचुक को ही बताया गया जिनको डिटेन किया गया है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, डेलिब्रेशंस कंटिन्यू ऑन प्रपोज्ड न्यूक्लियर बिल, इसको भी हम देखेंगे। जो न्यूक्लियर बिल जो है ना, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है विंटर सेशन में आने वाला है, जो अभी शुरू होगा कुछ दिनों में। एंड उसमें किस तरह से प्राइवेट या फॉरेन प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनके लिए चीज़ें एक तरह से इजी की जाएगी, सो दैट हमारा जो गोल है बाय 2047 हमने तय किया है कि 1 गीगावाट हमारा न्यूक्लियर जो है एनर्जी कैपेसिटी होगा इंस्टॉल्ड। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। एंड देन द लास्ट वन इज मेंस इनरिचमेंट का पार्ट है कि इसमें हमें डेटा निकालना है कि क्राइम जो है ना बढ़ा है, स्पेशली
असम, राजस्थान एंड केरला। अभी जो नया एनसीआरबी का रिपोर्ट आया 2023 वाला, उसी में से ये निकला है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस वल्नरेबल सेक्शन, हम जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तब इसको यूज़ कर सकते हैं, या पॉइंट सब्सटेंशिएशन के लिए बाद में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम जॉट डाउन कर लेंगे, मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है स्टेज सेट फॉर द 2 phases इलेक्टोरल बैटल इन बिहार। सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे बताना है कि रिकमेंडेशन कौन देता है इलेक्शन के लिए, एंड फिर नोटिफिकेशन। ये वैसे पूरा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले रिकमेंडेशन एंड नोटिफिकेशन कैसे आता है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया रिकमेंड्स द इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन शेड्यूल, ठीक है, रिकमेंड कर रहा है। एंड अगर सेंटर में इलेक्शन हो रहा है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे नोटिफिकेशन, गजेटेड नोटिफिकेशन आता है। एंड स्टेट में अगर हो रहा है तो गवर्नर के नाम पे आता है। सो ऑफिशियली किन के नेम्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा अगर होगा तो प्रेसिडेंट के नेम पे, एंड विधानसभा अगर होगा तो वो गवर्नर के नेम पे। अब देखो, अब एक और चीज़ बताना है कि आपको RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 अभी देखना है, ठीक है, इससे ये डिराइव हुआ है। तो पूरा इलेक्शन स्केड्यूल का रिकमेंडेशन, इलेक्शन करवाने का पूरा प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन के पास होता है, लेकिन नोटिफिकेशन किसके नेम पे आता है वो हमें ध्यान रहे, वहाँ गलती हम ना कर दे। ये शायद यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। अब पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, सिंपल है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो है पहले इलेक्शन कमीशन क्या करती है, सारे स्टेक होल्डर से पूछती है जहाँ भी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, मतलब उनका कार्यकाल होता है ना पूरा, किसी भी स्टेट के विधानसभा या लोकसभा का, हमारे पूरे कंट्री के लिए। तो उससे पहले स्टेक होल्डर से बात करते हैं, क्या क्या नए चेंजेस लाएंगे वो उनको अवगत कराते हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उनसे सुनते हैं, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, एंड देन डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाएंगे। तो इसके लिए वो रिकमेंड करते हैं, एंड उसके साथ साथ रिकमेंडेशन के साथ साथ एक स्केड्यूल बनाते हैं कि कब इलेक्शन होगा, और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और तभी से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि बताना कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस इसको मिला है या नहीं मिला है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करिए। देन आई हैव टू से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होता है, और एंड होता है जिस दिन रिजल्ट घोषित होता है, जो चुनाव कंडक्ट सक्सेसफुली हो जाता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको खत्म किया जाता है, ऑफिशियली माना जाता है कि खत्म हो गया, ठीक है। सो अनाउंसमेंट हुई, फिर गजेटेड नोटिफिकेशन आएगा, देख लो, एंड उसके बाद फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन होगा। कैंडिडेट सबमिट नॉमिनेशन पेपर विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाता है, यूजुअली 7 दिन का होता है। फिर आप नॉमिनेशन डालोगे ना, तो आपकी स्क्रूटनी की जाएगी ना नॉमिनेशन की, आप क्या क्या लिखे हो, क्या क्या सच है उसमें, ठीक है, इंश्योर लीगल वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें। फिर विड्रॉल का भी एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी ने नॉमिनेशन डाल दिया और वो चाहता है नहीं हो इलेक्शन में खराब फॉर वेरियस रीजंस, तो उसको विड्रॉ करने की भी पावर दिया गया है। एंड देन फाइनल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और जिसकी वैलिडिटी सही नहीं है तो उसको भी हटा दिया जाता है। एक तो विड्रॉ कर सकते हो, दूसरा जिसकी लीगल वैलिडिटी सही नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है वो एक तरह से जो मानक तय किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। एंड फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है, एंड 48 आवर्स पहले इलेक्शन जब भी कंडक्ट होगा, 48 घंटे पहले इलेक्शन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैंपेन जो है खत्म हो जाता है, 48 घंटे पहले जो इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। एंड पोलिंग डे हुआ, उस दिन कंडक्ट हुआ ECI सुपरविजन यूजिंग EVMs एंड VVPATs, आप लोगों को पता होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है ये सारी चीज़ें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रेज्ड ऑन दी इसकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन खास करके अपोजिशन पार्टीज उठाते हैं, तो ये है। एंड देन काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है, हेल्ड एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड ECI ओवरसाइट, एंड फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एंड उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स रिजल्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल वाइज, एंड देन ECI पब्लिशेस ऑफिशियल रिजल्ट्स इन द गजेट। अब यहीं पे MCC जो है ना खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बिहार में MCC जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा खत्म हो जाएगा, उसकी कोई जो लागू था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट बनता है। अब कॉलिशन में बने कि कोई पार्टी मेजोरिटी में आ रही है, तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होता है, वो अपने हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन की कैसे इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यही है, हमें पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। और सेक्शन 14 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड सेक्शन 15 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये आपको पढ़ना है और आपको इसको समझ आना चाहिए कि जो मैंने ये बताया है, ठीक है।
सो लेट अस गो टू द सेकेंड आर्टिकल, और ये एक PYQ है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेकेंड आर्टिकल, ये इसी के साथ मैंने ऐड किया। रीजन बिंग की नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन या फिजियो जो लॉजी है 2025 का। अब देखो यूपीएससी क्या करता है, इन नेम्स के पीछे नहीं भागता है, वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि क्या इन्होंने ऐसा इनोवेशन किया, क्या इन्होंने ऐसा मतलब कि चेंज लाया है जिसकी वजह से मतलब कि लाइफ जो है ना, इतने लोगों के लाइफ में अच्छे मतलब उनके लिए अच्छा कुछ हो पाएगा, तो उस पर फोकस करता है। अब जैसे स्टेट PCS एग्जाम हो गया, फिर यू हैव जो SSC लेवल एग्जाम हो गया, वहाँ पे ये सारी चीज़ें फोकस करती है। तो आप इसको भी जॉट डाउन कर लो अगर ऐसे एग्जाम्स में आप लोग अपीयर होते हो तो। बट उसके साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें फोकस करना है, ठीक है। मैं पूरा ये एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या इनके बच्चों की तरह एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि एक बेसिक लेवल पे स्टूडेंट समझ जाए, क्योंकि थोड़ा सा साइंस एंड टेक का जो आर्टिकल होता है ना, ट्रिकी होता है, इतना ईजी नहीं होता है। कंटेक्स्ट देखते हैं, GS3 बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो कंटेक्स्ट है कि 3 साइंटिस्ट जो साइमन सागागुची जो जापान के हैं, एंड 2 हैं मैरी ब्रूमकोव एंड फ्रेड रैम्सडेल, जो भी नाम है इनका आप लोग देख लेना, वन द 2025 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर डिस्कवरिंग हाउ, एक मिनट, फॉर डिस्कवरिंग हाउ आवर इम्यून सिस्टम स्टॉप्स इटसेल्फ फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी। देखो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, चलो ये प्रॉब्लम समझते हैं, इसी से समझ आएगा। कोई भी पैथोजन है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, आपने पढ़ा होगा B सेल्स, T सेल्स, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं टू सेव आवर बॉडी। आई मीन ऐसे हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस तो हार्मफुल ही होते हैं। तो B सेल और T सेल क्या है, इसके बेसिक्स के पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सो दैट और इजी हो। B सेल होता है कि जो एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, उसको हम एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, तो उसको हम B सेल कहते हैं, उसका काम है एंटीबॉडी बनाना। और T सेल का क्या काम है, ये एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसका काम है ये जाके अटैक करता है, डायरेक्टली अटैक जो भी सेल्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों का काम है, ये मुझे समझाना था। अब हमें फोकस करना है T सेल्स पे। तो ये स्टैटिक अगर बेसिक नहीं बताया जाएगा ना, तो इतना इजी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ पाना। आई मीन मैं साथ में न्यूज़पेपर भी डालता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा स्टैटिक नहीं कवर करोगे ना, तो कोई फायदा नहीं है, फिर समझ ही नहीं आएगा ना क्या होता है T सेल। उसके लिए अभी जाओ, फिर से चेक करो सब कुछ, फिर से सब कुछ बेसिक पढ़ो, एंड देन उसके बाद फिर से आर्टिकल पे आओ। तो इसीलिए ये जो हमारा इनिशिएटिव है हेल्पफुल है। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या है, आवर इम्यून सिस्टम इज आवर बॉडीज आर्मी, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। बट समटाइम्स दिस आर्मी गेट्स कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्ट्स अटैकिंग योर ओन हेल्दी सेल्स। यहीं पे ये इन्होंने डिस्कवरी की है कि क्यों ऐसा होता है, और इसको समझ के हम कितने सारी चीज़ें को रिजॉल्व कर सकते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी सो यू ऑल, जस्ट गिव मी ए मिनट। हाँ, दिस कॉजेज ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। मतलब जब हमारे सेल्स पे ही अटैक ये ऐसे सेल्स करने लगते हैं ना, जो हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए हैं, तो उससे हमारे अंदर कुछ डिजीज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो साइंटिस्ट डिडंट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी प्रिवेंट्स दिस फ्रॉम हैपनिंग। तो इनको नहीं पता था। तो यही 2 लोग जो 3 लोग हैं ना, उन्होंने ऐसी डिस्कवरी की, जो अब एक क्लैरिटी आ गई। सबसे पहले साकागुची जो हैं जापान के, उन्होंने 1995 में फाउंड अ स्पेशल ग्रुप ऑफ T सेल्स। देखो अभी T सेल्स का क्या काम है, डायरेक्ट जाके वो जो है अटैक करता है जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है, उन पर। तो इन आवर इम्यून सिस्टम दैट कीप्स अदर इम्यून सेल्स इन चेक, ठीक है। सो ऐसे सेल को रेगुलेटरी T सेल्स कहते हैं। देखो T सेल्स के भी टाइप हैं, तो इसमें रेगुलेटरी का क्या काम है कि आवर इम्यून सिस्टम दैट कीप अदर इम्यून सेल्स इन चेक, सो दे एक्ट लाइक पीस कीपर इन द इम्यून आर्मी। बेसिक है कि अभी जब हम अटैक कर रहे होते हैं ना, तो रेगुलेटरी T सेल क्या करता है कि अटैक करते टाइम ये एक तरह से मैसेज देता है, बताता है कि मतलब कि आप जो है ना रुक जाओ, अपनी ही बॉडी पे अटैक कर रहे हो, अपने बॉडी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो कि हेल्दी है, वो ठीक है, उसको नहीं करना है। तो रेगुलेटरी T सेल्स जो है ना, साकागुची ने डिस्कवर किया। He also discovered that if body lacks these cells, it starts attacking itself। ये भी है, 2 चीजें हैं,
ठीक है, लीडिंग टू सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज. सो ही प्रूव दैट these cells are essential for what's called immune tolerance, the ability of immune system to tolerate not attack. So सबसे पहले रेगुलेटरी टी सेल क्या है, फिर उसके बाद रेगुलेटरी टी सेल्स को डिस्कवर करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी सागागुची ने कि जब इट स्टार्ट्स एट, मतलब कि जब ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में रेगुलेटरी टी सेल्स नहीं होते तो हमारी बॉडी के सेल्स पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, इट स्टार्ट्स अटैकिंग इटसेल्फ लीडिंग टू सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज जो ह्यूमन में होते हैं उसका नाम है आईपैक्स. ठीक है, हम देखेंगे और समझ में आएगा अभी, और इस चीज को मैं क्लैरिफाई करता हूँ. अब देखो सागागुची ने ऐसे डिस्कवर कर दिया तो 2001 में ये दो अमेरिकन जो कह सकते हो साइंटिस्ट कह लो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अ फ्यू इयर्स लेटर मैरी ब्रुंको एंड फ्रेड रैमस्टेल स्टडीड ए स्पेशल स्ट्रेन ऑफ माइस easily developed autoimmune disease. They found the cause of mutation in gene called, तो उन्होंने FOXP3 जो एक जीन है ना उसको डिस्कवर किया माइस के अंदर, और वो कनेक्टेड है ऑटो इम्यून डिजीज से. ठीक है, दिस जीन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट टेल्स द बॉडी हाउ टू मेक दिस पीस कीपिंग रेगुलेटरी टी सेल्स. सो पहली बात है टी सेल्स जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं जिसका डिस्कवर सागागुची ने किया, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि हम हमारे मतलब जब हम हमारी बॉडी लड़ रही होती है ना ऐसे एंटीजेन से, ऐसे जो मतलब कि पैथोजेंस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो रेगुलेटरी टी सेल्स बताता है कि अब रुक जाओ, अब हमें ना अपने ही सेल पे, अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी टी सेल ये करता है. देन वी हैव अ जीन जिसकी डिस्कवरी की है इन दोनों ने, FOXP3, ये टी सेल्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है. देखो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट टेल्स द बॉडी हाउ टू मेक दिस पीस कीपिंग रेगुलेटरी सेल. सो एक तो रेगुलेटरी सेल्स की इंपॉर्टेंस बता दी सागागुची ने, एंड इन दोनों ने बताया कि एक जीन होता है हमारे बॉडी में जो कि बताता है कि रेगुलेटरी सेल्स जो है ना उसको बनाने के लिए उस इंस्ट्रक्शंस देता है. गेट हैव यू गॉट दिस थिंग? बेसिक था, दो चीजें थी, टी रेगुलेटरी सेल्स एंड दूसरा है FOXP3 जो जीन है. इन दोनों का इंपॉर्टेंस समझ आ गया, तीनों की डिस्कवरी से ये चीजें हुई. आगे हम देखते हैं. सागागुची वर्क आइडेंटिफाई द सेल्स, द पीस कीपिंग जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं दैट मेंटेन बैलेंस इन द इम्यून सिस्टम. ईयर्स लेटर ये दोनों ने क्या किया, जीन FOXP3 दैट गिव्स राइज टू कंट्रोल एंड दिस वेरी सेल्स. ठीक है, तो when both discoveries are viewed together, they explain the entire mechanism of peripheral immune tolerance. बेसिक है, टी रेगुलेटरी सेल, एक जीन है FOXP3, ये इसके थ्रू ये बनता है टी रेगुलेटरी सेल, और टी रेगुलेटरी सेल का क्या काम है, ये बताता है कि हमें ना अटैक नहीं करना चाहिए अपने हेल्दी सेल पे. ये बेसिक है, और इन दोनों ने इस तरह से इसकी डिस्कवरी की. अब इसका मल्टीपर्पस यूज है. ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट है. सो द लॉरिएट्स डिस्कवरीज लॉन्च द फील्ड ऑफ पेरिफेरल टॉलरेंस. समझ आ गया होगा क्या है पेरिफेरल टॉलरेंस, जो टर्म यूज किया जा रहा है. स्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर, autoimmune disease. This may also lead to more successful transplantations. Several of these treatments are now undergoing clinical trials. ये इंपॉर्टेंस है, समझ आ गया. ट्रांसप्लांटेशन में कैंसर जैसे डिजीज में लड़ने के लिए, एंड जो ऑटो इम्यून जो डिजीज हैं उनसे भी लड़ने के लिए. ठीक है, तो ये आपको पूरा डिस्कवरी समझ आ गया. मैंने 2 आर्टिकल्स का यूज किया. ये तो इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट पेज पे ही था हिंदू के, एंड ये था आई थिंक 14th पेज पे. तो इन दोनों को यूज किया, आपको बेसिक लेवल से समझाया कि कैसे चीजें होती है, क्या डिस्कवरी है इनकी, एंड आपको समझ आया होगा. देन द नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा है, एक फोटो ही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी जो इंडिया की दोनों कंडक्ट कर रहे हैं चेन्नई कोस्ट के आसपास नैट पॉल रेक्स एक्स, एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, नेवी एंड कोस्ट गार्ड मिलकर कर रही है. किस लिए है? मैरीन ऑयल स्पिल इमरजेंसीज को कैसे टैकल करना है उसको लेकर प्रिपेयर्डनेस जो है ये उसको लेकर ये कर रहे हैं. ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को ध्यान से इसको देख लेना है, कि इसका नाम लिख लेना है, सो दैट जो स्टेक होल्डर्स 2 हैं वो भी लिख लेना है, कहाँ हो रहा है ये भी लिख लेना है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी लिख लेना है. ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आपको पता है जो सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ एनएसए एक्ट। तो सेक्शन 8 ऑफ एनएसए जो है मैंडेट करता है दैट रीजन्स फॉर डिटेंशन मस्ट बी गिवन ओनली टू, देखो यहाँ पे चीज़ें मिस पूरी प्रिंट नहीं है, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले सेक्शन 8 क्या है एनएसए का, और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी एंड पॉलिटी एस्पेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी एंड पॉलिटी के भी एस्पेक्ट से। अब मुझे बस ये बताना है कि सेक्शन 8 में क्या है ना कि जिस भी इंडिविजुअल को डिटेन किया जाता है, ठीक है, उन्हीं को बस रीजन बताया जाता है कि क्यों डिटेन कर रहे हैं। ये सेक्शन 8 ऑफ एनएसए एक्ट बताता है, ठीक है, और कुछ किसी को नहीं बताना है, ठीक है। इसी बेसिस पे जो है ना सोनम वांगचुक की वाइफ जो है गीतांजलि एंगमो, ये गई सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मुझे भी रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों डिटेन किया है, मतलब मैं उनकी फैमिली, मतलब वाइफ ऑब्वियसली। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि यू शुड टेल हिज वाइफ कि किस रीजन से आपने डिटेन किया। वैसे जो गवर्नमेंट का स्टैंड है कि सेक्शन 8 जो एनएसए एक्ट का है उसके बेसिस पे हम बस सोनम वांगचुक को, उस इंडिविजुअल को बता सकते हैं जिसको डिटेन किया है, और हमने बता दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अब इनकी वाइफ को भी बताया जाएगा। सो इसलिए बेसिक्स में जाना था, बेसिक्स आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। लिबरेशन कंटिन्यू ऑन प्रपोज न्यूक्लियर बिल, सॉरी डेलिब्रेशन है, डेलिब्रेशन मतलब क्या, डिस्कशन। अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं, सिंपल है, 3-4 चीज़ें हमें देखनी है। देखो हमारा एक महत्वाकांक्षी टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है कि 1 गीगावाट हमें न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक, विकसित भारत है, तो हम इसको इस तरह से 100 गीगावाट करेंगे। तो उसके लिए हम अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं कैसे हम इसका, हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कि दिस प्रीमाइज नॉट ओनली ऑन इम्पोर्टिंग द फॉरेन रिएक्टर्स, एक तो फॉरेन रिएक्टर्स का रोल होगा, बट ऑल्सो डेवलपिंग द भारत स्मॉल रिएक्टर्स जिसको BSR बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप्स विद द प्राइवेट सेक्टर। तो 3 चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। पहला कि हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, ट्रेडिशनली यही होता है। देन जो है सेल्फ रिलायंस के लिए, अपनी डोमेस्टिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग कि फॉरेन जो स्मॉल रिएक्टर्स हैं जिसका नाम है भारत स्मॉल रिएक्टर्स, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, और जो कि मतलब कि उसकी कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी कम होती है 220 मेगावाट के अराउंड, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, तो दूसरा ये है, पहला बता दिया। एंड थर्ड वन इज प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया का है ना, इंक्लूडिंग फॉरेन को भी इन्वॉल्व करना है। ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये मुझे बताना था। ये 3 तरीके से हम इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। अब इसी को लेकर 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो हमारे कंट्री में, देख लो की पॉइंट्स। पर्पस क्या है, गवर्नमेंट डेलिब्रेटिंग अ न्यू न्यूक्लियर लेजिस्लेशन टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब लीगल चेंजेस क्या प्रपोज हुए हैं, जो विंटर सेशन होने वाला है इसके बारे में बता चुका हूं। तो 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं पार्लियामेंट्री एक्ट, एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड दूसरा सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। एक तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, दूसरा जो आप उसको किस तरह से ऑपरेट करते हो, मैनेज करते हो, वो है सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से जो 2008 में ना हमारा सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, बट उसके बावजूद मतलब कि जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के अंदर जो है ना जो प्रोविजंस हैं इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि एक तरह से इम्पीडियंट्स, एक तरह से रुकावट का रोल कर रहा है वो। तो इसी में चेंजेस अमेंडमेंट करने की कोशिश करी सरकार। दे इम्पोज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑन द फॉरेन सप्लायर्स ऑफ द न्यूक्लियर इक्विपमेंट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। अब हम आते हैं, तो एम यही है कि परमिट करना प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टनरशिप्स इन रिएक्टर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। अब करंट सिचुएशन क्या है, ओनली पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के पास पावर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं इन्वॉल्व, बिल्कुल नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है मतलब कि इंडिया के अंदर वो आकर इस चीज़ को डेवलप कर सके, ऑपरेट कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेलिब्रेशन इसी चीज़ पे, उसी चीज़ को लेकर हो रहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर का, फॉरेन जो प्लेयर्स है उनके लिए कैसे चीज़ें ईजी करें कि जो हमारा टारगेट हमने रखा है ना 100 गीगावाट, और ये
आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी इज क्लीन एनर्जी, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। ऑल्दो रेनेबल सोर्स नहीं है बट क्लीन सोर्स है। एंड हमने जो टारगेट रखा है कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है बाय 2070, या हमने जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये बेसिक चीज़ें आपको पता है हमने टारगेट्स रखा है, तो उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूक्लियर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने पे। सो यही है, बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो अभी डेलिब्रेशन चल रहा है, नया लॉ आएगा, अमेंडमेंट आएगा, तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे विंटर सेशन के पास, ठीक है। एक और आर्टिकल था जो कि मुझे बताना था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस डील इंडिया जो है डिफेंस पैक्ट करने वाला है, तो उसके रिलेटेड जब डेवलपमेंट होगी ना तो उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी प्रपोज्ड है और ये भी डेलिब्रेशन प्रपोज्ड है, बट इसके अंदर जो बेसिक्स थे ना, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। कि अभी करेंटली जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही इसको, मतलब जो PSUs हैं वही इसको देख रेख कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करिए, और 3 मतलब कि तरीके से इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़े, और मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल पे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क इन द सेंस कि आज जो आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो उसमें ये होना चाहिए कि इस आर्टिकल को हम एथिक्स में कहाँ यूज कर सकते हैं। हमें इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें समझना है कि अगर एक प्रेग्नेंट वीमेन जो है डॉक्टर के पास गई और उनको रिलीजन के नाम पे, अगर ये सच है, तो अगर उनकी जो है मतलब क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं डॉक्टर ने उनकी जो है ना नहीं की रिलीजन के नाम पे, तो हमें इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर UPSC एथिक्स या एसए के लिए, ये आपको बताना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। एक आर्टिकल देखो, आपके पास न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वैल्यू इनरिचमेंट के लिए, हम ना इधर उधर भागते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर। देन द सेकेंड आर्टिकल है, ये भी बताना है कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और रहा है नेपाल हो, म्यांमार हो, टर्की हो, इवन जो हमारा काइंड ऑफ जो है ना हॉस्टाइल रिलेशंस रहे हिस्टोरिकली या अभी भी है, तो हम वहाँ पे बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। चाहे हमने कोविड के टाइम में किया, वैक्सीन जो हमारी मतलब कि हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन पहुंचाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस आर्टिकल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस एथिक्स के लिए बता दो, ठीक है। और ये आपको बताना है आज के अपने आंसर में, एक जो है पेज में लिखोगे, ठीक है। देन ये एक डेटा ओरिएंटेड आर्टिकल है, बस इसमें ये बताना है कि जो NCRB का जो रिसेंट डेटा आया है ना, उसमें क्या हुआ है कि पता चला है कि अगर हम कंपेयर करें ना 2018 से 2022 तक, तो 25% नेशनल लेवल पर क्राइम जो है ना बच्चों के अगेंस्ट बढ़ा है, ठीक है। और उसमें 3 स्टेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा ही आगे हैं, मतलब कि जो अच्छी बात नहीं है, आसाम, राजस्थान एंड केरला। अब जो केसेस बढ़े हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि ये खराब ही हो, एक चीज़ उसका रीज़न होता है कि नंबर ऑफ रिपोर्टिंग भी बढ़ी है। जैसे केरला में नंबर ऑफ रिपोर्टिंग ना इस केसेस को लेकर बढ़ी है। अब राजस्थान में रीजन है एबडक्शन या किडनैपिंग है, जिसकी वजह से राइज हुई है। एंड असम में आपको पता है पॉक्सो एक्ट को लेकर, जो चाइल्ड मैरिज 18 साल से कम को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, लोगों को जो है एक तरह से उनको मतलब कि उनको इस एक्ट के अंदर जेल में भर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बढ़े थे। ओके, सो देखिए हमें यहाँ पे फोकस करना है NCRB का डेटा 2023 का, नेशनल लेवल पे कंपेयर करना है, और 3 स्टेट्स में बढ़ा है तो ठीक है, वो उसके लिए नहीं है। एंड इससे ज़्यादा इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, जो हाईलाइट करना था मैंने कर दिया, इंपॉर्टेंट जो है। ओके, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेट वाइज हम देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उतना हमारे UPSC के लिए फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये डेटा बट लिख लेना, गवर्नेंस में वल्नरेबल सेक्शन, सोशल जस्टिस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो हम कल से जो कोड सेगमेंट है उसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे, एंड 10 बजे से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया, तो कल भी होगा, आज भी होगा, हो रहा है इनफैक्ट। एंड बस यही कहूँगा कि वीडियो लाइक कर दीजिए। एंड जो प्रीलिम्स ड्रिल है वो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स ड्रिल करवाई जाएगी, एंड कल आपको पता होगा कि 75 के अराउंड मैंने क्वेश्चन कॉपीज जो है ना इवेलुएट किए हैं, मतलब बच्चों के क्वेश्चन कॉपीज देखे। एंड ऑल्सो आई हैव सेड देम दैट कि आप लोग लिखो, डिस्पाइट कि आप लोग पीछे रह गए हो, कब अभी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं देखा है। और ऑल्सो वन मोर थिंग कि
हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे आंसर्स हिंदी मीडियम के बच्चे लिखते हैं। तो हाँ, अब अगर टॉपर्स की कॉपी देखनी हो ना, मैं ये कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अच्छे से कर देता हूँ, अगर आपको देख लो, एक इसका ले लो स्क्रीनशॉट और दूसरा इसका। कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से नहीं कर सकता है मैं मतलब, बट आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम फिर कल। बाय, टेक केयर। एंड प्रीलिम्स ड्रिल जो है ना 4 बजे के अराउंड मैं इसको क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट करूंगा हमारे डेडिकेटेड ग्रुप पे। ओके, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।